गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, तो आज आप लोग पेज नंबर 4 में देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर है जिनको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो पेज नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। पदार्थ तो आप लोग को पता चल गया कि पदार्थ किसको कहते हैं। अब इसमें से सेलेक्ट करना है कि पदार्थ कौन कौन है। तो इसमें पदार्थ है कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, बस। इत्र केवल होता तो इत्र होता, लेकिन यहाँ है इत्र की सुगंध, इसलिए ये पदार्थ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? गर्मा गर्म की गंध इसलिए दूर तक जाती है क्योंकि पदार्थ में जो कण विद्यमान रहते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और हमें पता है कि ऐसे में विसरण काफी तेजी से होने लगता है, और विसरण के कारण खाने की खुशबू जो है वह दूर दूर तक फैल जाती है। और ठंडा होने पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ठंडा होने पर उसके पास जब हम आएंगे, स्मेल करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो ये रहा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है तो इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है जो कि गोताखोर आराम से पानी को काटते हुए चला जाता है। इससे पदार्थ का गुण है आणविक बल कम हो जाता है तथा आकर्षण बल भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वह आसानी से पानी को काटते चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं ये होती है कि सबसे पहले तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा वो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें कि क्रिस्टल्स या छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उसमें समा जाते हैं। और तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षण बल के द्वारा खींचते रहते हैं, खींचना चाहते हैं, खींचते हैं। तो ये हुआ हमारा चारों प्रश्न का उत्तर। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कल मैंने थोड़ा बड़ा बतलाया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस हो, द्रव और गैस। इनके बारे में कुछ कुछ कल हमने जानकारी दी थी। कुछ ऐसा है जैसे कि रबर और स्पंज। रबर लगता है कि जब हम बल लगाते हैं तो रबर बैंड खींचा जाता है, तो क्या वो ठोस है? वो ठोस है, क्योंकि बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। और स्पॉन्ज में वो भी ठोस है। उसमें क्या होता है कि स्पॉन्ज में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें कि वायु भरा हुआ रहता है। जब इसको दाबते हैं, बल लगाते हैं, तो उसकी वायु बाहर निकल जाती है और इसका संपीड़न आसानी से हो जाता है। और बाकी ठोस तो आपको बतला ही है कि जिसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, रिक्त स्थान कम होती है, वो हमारा आकार निश्चित होते हैं, आयतन भी निश्चित होती है। ये हमारा रहा ठोस।
कल मैंने बतलाया था एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी क्या हुआ? एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का हिंदी हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसकी खासियत ये है सीएनजी की कि इनसे धुआं बहुत कम निकलता है, धुआं नहीं के बराबर निकलता है। ये प्रदूषण रहित होते हैं। इसलिए बड़े बड़े शहरों में सीएनजी का उपयोग होता चला रहा है, हो रहा है। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ हर जगह सीएनजी का उपयोग होने लगेगा। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए भी हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध कैसे हम तक पहुंचती है। खाने की गंध में कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। ये तो भी बतलाए थे कि पके हुए गर्म खाने की महक हमारे तक कैसे पहुंच जाती है। इसकी तुलना जब हम ठोस और द्रव के मिश्रण से करेंगे तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। चित्र देखिए ठोस, द्रव और गैस। चित्र संख्या 1.5 में देखिए ए बी सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों की संरचना दी हुई है। पहला ठोस है, उनके कण देखिए कितने सटे हुए हैं, बहुत घना है, उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है और उसके अपेक्षा द्रव में अंतराणविक स्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है और आकर्षण बल उससे कम होता है। फिर जब हम गैस की तुलना करते हैं तो गैस में ठोस द्रव की अपेक्षा उनमें अंतराणु का स्थान अत्यधिक होता है और आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण इनमें दूर दूर तक फैलने की क्रिया हो जाती है, विषरण होता है। कोने में भी हम कपूर एक जला देंगे या इत्र रुई में लगा करके इत्र कोना में छोड़ देंगे तो उसका सुगंध कोना कोना तक फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंतराणु का स्थान बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो गया ठोस द्रव गैस की एक आकृति, एक हल्का स्ट्रक्चर जो कि आप लोग पहले से भी जान रहे हैं और मैं आज थोड़ा बता दे रही हूँ। अब देखिए कुछ सवाल है। हाँ, कुछ सवाल है। प्रश्न अम, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को हम लोग को व्यवस्थित करना है कि किनका घनत्व सबसे कम है और धीरे 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 बढ़ते हुए रूप में हमको लिखना है। तो सबसे पहले सबसे कम घनत्व किसका होगा? सबसे कम घनत्व होगा आपका वायु का, उसके बाद चिमनी का धुआं का, फिर होगा रुई का, फिर होगा जल का, जल से गाढ़ा शहद है, फिर शहद का होगा, शहद के बाद चौक का होगा और चौक के बाद लोहा का। तो इस तरह से हम उसे बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं। क्वेश्चन है
पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ये सब छोटे छोटे टिप्पणी आप लोग को मैं बता दूंगी। फिर है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम रखते हैं। जब किसी भी बर्तन में हम गैस को रखते हैं तो वह उसी आकार का ले लेती है, क्योंकि उनमें स्थान अधिक होने के कारण और बल कम होने के कारण वे पूरे जगह में गैस को भर लेती है, अपने आप में भर लेती है। फिर है सेकंड क्वेश्चन की, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसलिए दबाव डालती है दीवार पर क्योंकि वो हमेशा फैल करके फैलना चाहता है। गैस को स्थान अधिक होने के कारण उसको जगह चाहिए और गैसों में विसरण की तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए वे दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? लकड़ी की मेज को हम आसानी से दाब नहीं सकते हैं, उसे मोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक रहता है और आणविक स्थान बहुत कम होता है और आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिनके कारण लकड़ी के मेज को हम न तोड़ सकते हैं न मोड़ सकते हैं। उसे बहुत प्रहार करने पर हम इसे काट सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको हम संपृक्त नहीं कर सकते हैं, मुलायम करके उसको दाब नहीं सकते हैं प्रहार करके। इस लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष लेना पड़ता है, क्योंकि हवा में आणविक स्थान बहुत ज्यादा है और उसमें आसानी से अपना हाथ आगे पीछे कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन ठोस के अपेक्षा लेकिन एक ठोस लकड़ी में हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वह ठोस है और उसमें आकर्षण बहुत अधिक है, आणविक स्थान बहुत कम है। वह ठोस को आसानी से हाथ रख करके न चला सकते हैं न तुरंत उसे तोड़ सकते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, इनका आयतन कम होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? बर्फ का टुकड़ा जल में हमेशा तैरता हुआ दिखलाया होता है, उनका घनत्व कम होता है। उनका घनत्व कम होने के कारण वह जल में तैरता है। क्या पदार्थ क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपना प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। जल की तीन अवस्था में रहता है, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस हो गया जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए? नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए।
तापमान परिवर्तन का प्रभाव। एक बीकर लेंगे, उस पे 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेंगे एवं चित्र 1.6 के अनुसार उस प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देंगे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। हम क्या देखेंगे कि जैसे ही तापमान बढ़ता है बर्फ पिघलने लगता है। जब बर्फ पिघलता है तो हम तापमान को नोट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो हम पुनः तापमान को नोट कर लेंगे। ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को हम नोट करेंगे। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करेंगे। जब तक जल उबलने न लगे तब तक उसको हम कांच की छड़ को हिलाते रहेंगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहेंगे जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करेंगे। धीरे धीरे जब हम तापक्रम को बढ़ाते जाएंगे या उसको गर्म करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तो वो द्रव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगेगा, जल वाष्प के रूप में, और गैसीय अवस्था में धीरे धीरे आने लगेगा। तो बर्फ का जल 1.6 में हम क्या देख रहे हैं कि बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया और भी में जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया, कैसे वह ठोस से द्रव में बदला और फिर द्रव से गैस में जलवाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं चित्र 1.6 में। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं जब उनमें तापमान को बढ़ाया जाता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब कंपन करने लगता है, जब ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, तब वह क्या करता है, उनके कणों के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है, कम हो जाता है, उसको पार कर लेती है और वह अपने स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जबकि ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि किसी भी ठोस का गलना, बर्फ का पिघलना या और कोई ठोस का गलना उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है कि आकर्षण बल उसका कितना कम हुआ। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन
कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता है, जब तक पूरा द्रव बन नहीं जाता है, तब तक तापमान नहीं बदलता है। तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। फिर से ध्यान से सुनेगा। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को, कणों में जो आकर्षण बल है, उस बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए, तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई जो रहती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम लोग यह मानते हैं कि जब ऊष्मीय ऊर्जा को बिना हम तापमान को बढ़ाए, तापमान में बिना किसी तरह का वृद्धि किए, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। बर्फ अवशोषित कर लेती है तो यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। बीकर में जो ली गई सामग्री है उसमें छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक यानी कि उसके पिघलने पर, उसके द्रव में बदलने पर, ठीक है, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा, जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण तेजी से गति करने लगती है और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है।
जैसे ठोस से पिघल करके द्रव बदलने की क्रिया होती है, उसी तरह यदि द्रव में हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करने लगता है और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिस तापमान पर वह द्रव उबलने लगा। क्वथनांक समष्टि गुण है द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे कण वाष्प में बदल जाते हैं। कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे कण जो है वह वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए यह तापमान क्या हो गया? जल के लिए 373 केल्विन on the bracket, in the bracket 100 degree Celsius is equal to 273 plus 100 is equal to 373 केल्विन। तो जल के लिए हम तापमान हम लोग कितना याद रखेंगे? 373 केल्विन, 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कण से अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था से ऊष्मा शीतलता, फिर जब ऊष्मा दिया गया द्रव अवस्था में आया, फिर द्रव अवस्था से इधर शीतलता, बाएं साइड जो एरो गया है उधर शीतलता, और ऊष्मा दिया गया तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? ये तो हम कर ही सकते हैं। तापमान को हम बदलते जाएंगे तो हमारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे अभी कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। इसलिए हम जब गर्म करते हैं तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपवाद हैं, वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में भी बदल जाते हैं। जैसे कपूर देखे होंगे आप लोग जरूर। कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले, इसके चूर्ण करके चीनी के प्याले में डाल दें।
चाइना डिश में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। एक कीप को फनेल को उल्टा करके इसके प्याली के ऊपर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, स्कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देंगे, जैसे कि चित्र में दिखलाया गया है। 1.7 चित्र में देखिए अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, कैसे ये बिना द्रव बने हुए सीधे गैस बनता है। कीप को उल्टा करके इस प्याले के ऊपर रख दिए। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देंगे, जैसे चित्र में दिखलाया गया है। हम क्या देखते हैं, रुई का टुकड़ा ऊपर में उल्टा रखा हुआ कीप और ठोस बना अमोनियम क्लोराइड जो नीचे है, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी का प्याली जिसमें अमोनियम क्लोराइड को रखा गया है, और नीचे त्रिपाद स्टैंड है जो कि बर्नर जल रहा है नीचे, और उसको उष्मा दिया गया, उसको गर्म किया गया। वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, फिर वाष्प बना। उसी तरह हमारा कपूर है, कपूर को जब हम जलाते हैं तब ये द्रव अवस्था में नहीं आकर सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए जब कोई ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया जब होती है तो हम लोग उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस में बन जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, कुछ हम लोग देख रहे हैं भी, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्ध्वपातन समझ गए। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ये 1.8 चित्र में देखिए। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब बढ़ाने पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब जब हम बढ़ाते हैं तो कणों को समीप लाया जा सकता है दाब बढ़ा करके। वन 1.8 चित्र में देखिए, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरण रूपांतरण है। ठोस है, ठोस जमा हुआ, फिर वह संघनन की स्थिति में आया, धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ और वो द्रव बन गया, वो संघनन की स्थिति आई, संघनन कहते हैं। फिर द्रव संघनन था, संघनन के बाद जब ताप दिया गया, ताप बढ़ाया गया, परिवर्तन हुआ उसमें और गैस के रूप में परिवर्तन हुआ, तो उसे हम वाष्पीकरण कहें, गैस बना। फिर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो ठोस से सीधे गैस में बन जाती है, वह हो गई ऊर्ध्वपातन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरण रूपांतरण हो रहा है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और इधर ठोस से डायरेक्ट गैस। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और तुम लोग को कुछ कमेंट्स
रहे तो पूछो हमसे, उसको हम क्लियर करेंगे अगले दिन। और जो भी पूछना है, ठीक है, उसको कल हम क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसको आप लोग एक बार जरूर और अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।